हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आपके लिए क्लास 9th एनटीएसी के लिए हम एक टॉपिक लेकर आए हैं जो 9th क्लास का फर्स्ट चैप्टर है, दैट इज अ मैटर इन आवर सराउंडिंग, और इसका एनटीएसी में अच्छा खासा वेटेज है। ठीक है, तो हम एनटीएसी को टारगेट करते हुए अगर अपन बात करें तो मैटर इन आवर सराउंडिंग जो है ये एक मतलब बेसिक सा चैप्टर है जो आप अपने डेली लाइफ से रिलेट कर सकते हैं, और इसकी बेसिक आपने इसके कंसेप्ट्स है वो जूनियर क्लासेस में भी पढ़े होंगे। ठीक है, तो मैटर इन और सराउंडिंग जो है वो आपके लिए काफी स्कोरिंग हो जाएगा, क्योंकि इसके अंदर आपके डेली लाइफ एग्जांपल्स इंक्लूडेड होंगे। ठीक है, तो हम इस लेक्चर को स्टार्ट करेंगे, और इस लेक्चर को स्टार्ट करने में हम ये देख लेंगे कि आज हम लेक्चर 1 में क्या क्या कवर करने वाले हैं। In the lecture 1 we will be covering introduction of matter, यानी कि आपके अराउंड जो भी चीजें हैं, यानी कि मैटर जो हमें एक टर्म मिली है केमिस्ट्री के अंदर, उसका इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे। सेकंड, characteristics of matter will be discussed in this lecture, and third one is the physical classification of matter. Okay, but before starting this lecture, one important pledge is for you. That means प्लेज की क्या जरूरत है कि देखो, ये आपको बहुत क्लियर बात बता देती हूँ कि हम कोई मैजिशियंस नहीं है और आप कोई अभिमन्यु नहीं है। ठीक है, तो हमें जो रियलिटी है उसके साथ चलना चाहिए। दैट मीन्स जो भी मैं आपको पढ़ा रही हूँ ऐसा नहीं है कि बस आपने एक बार सुना और आपके माइंड ने उसको रिकॉर्ड कर लिया। ठीक है, हम जो है, हमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि हमारे पास जो भी हमने पढ़ा है उसके प्रॉपर हैंड रिटन नोट्स हो। तो जल्दी से अपनी नोट्स कॉपी और पेन लेकर आ जाइए, ताकि आप बहुत ही प्यारे प्यारे और ब्यूटीफुल नोट्स बना सके, क्योंकि नोट्स अपने खुद के होने चाहिए। राइट। सेकंड, आप पूरी क्लास को एक पूरे लेक्चर को एक ही शॉट में देखें, ताकि आप कोई भी चीज मिस ना करें और आपका एक लेक्चर का जो फ्लो होता है वो फ्लो भी ब्रेक ना हो। ठीक है, एंड थर्ड इंपॉर्टेंट थिंग इज, आपके जो भी डाउट्स हैं प्लीज उनको वहां पर मेंशन कीजिए कि हाँ ये वाला पार्ट मैंने पढ़ा है बट मुझे थोड़ा सा डाउट है। ठीक है, तो आप डाउट्स को मार्क कर लीजिए, एंड जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है प्लीज उनको हाईलाइट करके अपने प्रॉपर ओन नोट्स बनाइए। ठीक है, नोट्स बनाने से ये बेनिफिट हो जाएगा आपको कि जब आपको क्विक रिवीजन करना होगा तो आपके हाईलाइटेड पॉइंट सीधे सीधे आपको दिखेंगे, आपको पूरी पूरी चीजें पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। राइट, तो आप जल्दी से काम कर लीजिए, अपना कॉपी, नोटबुक और पेन लेकर आ जाइए और हम ये लेक्चर स्टार्ट करते हैं। सो स्टार्टिंग विद द टर्म मैटर। ठीक है, मैटर क्या चीज है, हम मैटर को एक बेसिक डेफिनेशन दे सकते हैं। मैटर इज एनीथिंग व्हिच ऑक्यूपाइज स्पेस, हैव सम मास एंड ऑफर सम रेजिस्टेंस। ठीक है, अब देखो हमारे पास 3 कंडीशंस आ रही हैं कि एक तो स्पेस ऑक्यूपाई करेगा, इसके पास मास होगा एंड इट ऑफर्स सम रेजिस्टेंस, दैट थिंग इज कॉल्ड एज मैटर। या मैं सीधी लैंग्वेज में बोलूं, मैटर क्या है, एक ऐसी चीजें हमारे अराउंड विच वी कैन सी एंड फील, जिनको हम देख भी सकते हैं, फील भी कर सकते हैं। आइए देखते हैं हम क्या क्या करते हैं जो हमारे अराउंड देखें। अब हमारे अराउंड जो भी सराउंडिंग है, यहाँ पर एक रोड है, इस रोड पर आप साइकिल चला रहे हैं। ठीक है, इस रोड पर आप साइकिल चला रहे हैं, तो अगर मैं साइकिल की बात करूं तो साइकिल इज अ मैटर। ठीक है, साइकिल जो है वो मैटर है। कैसे? साइकिल जो है वो एक स्पेस ऑक्यूपाई करती है, साइकिल का एक मास है, और ये टर्म आ रही है बार बार, ऑफर रेजिस्टेंस। ऑफर रेजिस्टेंस क्या होता है? देखो, रेजिस्टेंस ऑफर करना यानी कि अगर आप साइकिल रखी हुई है तो आप साइकिल को ऐसे ही तो नहीं उठा लोगे, आपको क्या करना होगा, साइकिल को उठाने के लिए कुछ फोर्स लगाना पड़ेगा, साइकिल को पैडल चलाने के लिए कुछ फोर्स लगाना पड़ेगा। देखो यहाँ पर फोर्स लग रहा है, यानी कि साइकिल का अपना एक रेजिस्टेंस है और उसको ओवरकम करने के लिए आपको फोर्स लगाना पड़ रहा है। ठीक है, और एग्जांपल देखते हैं। ये तो हुई आप रोड पर साइकिल चला रहे हैं। ठीक है, कभी कभी आप क्लाउड्स में उड़ भी सकते हैं। राइट, तो यहाँ पर अगर हम एरोप्लेन की बात करें तो एरोप्लेन जो है, एरोप्लेन क्या मैटर है या नहीं है? तो एरोप्लेन भी मैटर है बिकॉज इट ऑक्यूपाइज स्पेस, इट इज हैविंग सम मास एंड इट आल्सो ऑफर सम रेजिस्टेंस। ठीक है, साथ ही साथ अगर अपन बात करें तो जो एरोप्लेन है वो उसके अराउंड क्या है, एयर। क्या एयर मैटर है? ठीक है, तो देखो आप ये बोलोगे कि एयर मैटर है क्या? ठीक है,
एयर जो भी है, एयर क्या है, आप देख सकते हैं कि एक स्पेस ऑक्यूपाई करती है। बहुत इजी एग्जांपल दे देती हूँ, बलून ले लीजिए आप, ठीक है। बलून में अगर आप देखेंगे तो बलून के अंदर जब एयर को फिल किया जाता है तो वो एक स्पेस ऑक्यूपाई करती है और वही स्पेस बलून को एक शेप देता है, ठीक है। मास की बात करें तो आप एम्प्टी बलून एंड फिल्ड बलून दोनों को देखें तो फिल्ड बलून जो एयर से फिल्ड है उसका एक डेफिनेट मास होगा, ठीक है। ऑक्यूपाई एंड ऑफर सम रेजिस्टेंस, देखो एयर का रेजिस्टेंस कैसे, जब आप साइकिल चला रहे थे या एरोप्लेन जा रहा है तो वो एयर के, कभी जब तेज हवा आ रही है या आप अपनी बहुत कॉमन एग्जांपल देखो, आप बहुत तेज हवा आ रही है, आप उसके अपोजिट साइकिलिंग कर रहे हैं तो आपको ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा क्योंकि आपने एयर का जो रेजिस्टेंस है उसको ओवरकम कर देना है, ठीक है। तो इसके अलावा हम मैटर के और भी एग्जांपल देख सकते हैं, कैसे डेली लाइफ में आप अपने घर में अपने अराउंड देख सकते हैं क्या क्या थिंग्स मैटर है। यहाँ पर अगर अपन देखें तो जैसे कि ये क्लॉक आ गई है आपकी, जो भी है ये भी मैटर है, फ्लावर पॉट मैटर है, ये पेंटिंग मैटर है, ये सोफा मैटर है, लैंप, इसमें भी ये तीनों कंडीशंस जो भी चीजें फुलफिल करती है वो सब मैटर है। चाहे आप अलमीरा की बात करें, चाहे आप बुक्स की बात करें, बुक्स को देखो, बुक्स जो है उनमें एक डेफिनेट मास है, वो स्पेस ऑक्यूपाई करती हैं। देखो बुक्स ने एक स्पेस ऑक्यूपाई करा, उनका एक डेफिनेट मास है, आप उसे उठाएंगे तो थोड़ा फोर्स लगेगा, तो दीज थिंग्स ऑफर सम रेजिस्टेंस आल्सो। तो जो भी चीजें हैं वो थ्री कंडीशंस फुलफिल करती हैं, वो सब मैटर होती है, राइट। यहां तक बात हो गई हमारे पास मैटर की। मैटर के बाद हम बात करेंगे नॉन मैटर। अब जो मैटर नहीं है, जो ये थ्री कंडीशंस फुलफिल नहीं करते, डेफिनेटली वो सब क्या हो गया, नॉन मैटर, यानी कि उनके पास स्पेस नहीं हो, उनका मास नहीं हो और वो कोई रेजिस्टेंस नहीं शो करते हैं, वो सब नॉन मैटर की कैटेगरी में आते हैं। हमारे पास नॉन मैटर का एग्जाम्पल क्या होगा, जल्दी से आप सोचिए क्या क्या नॉन मैटर के एग्जाम्पल्स हो सकते हैं। पहला, स्मेल ऑफ हॉट फूड, घर में कुछ बन रहा है। अच्छा एक बात बताइए, जब आप कहीं बाहर से खेल के आ रहे हैं और अगर घर में खाना बन रहा होता है या मैगी बन रही होती है तो आपको दूर से पता चल जाता है कि मम्मा मैगी बना रही है और आपको खुशबू से आप किचन में खींचे हुए चले जाते हैं, राइट। तो जो हॉट फूड है उसकी जो स्मेल है, देखो स्मेल का मतलब ये नहीं है कि जो हॉट फूड के जो पार्टिकल्स मूव करके आ रहे हैं वो तो डेफिनेटली मैटर है, ठीक है, बट जो स्मेल आप फील कर रहे हो, ठीक है, यानी कि हो सकता है किसी चीज की चीज एक पर्सन को उसकी स्मेल अच्छी लगती है, किसी को खराब लगती है, तो आई एम टॉकिंग अबाउट स्मेल ओनली। जो ये हॉट फूड के जो वेपर्स हैं, दीज वेपर्स आर मैटर, बट जो स्मेल है जो हमें फील हो रही है दैट इज अ नॉन मैटर थिंग। तो स्मेल ऑफ हॉट फूड इज अ नॉन मैटर, ये मैटर नहीं है, ठीक है। यहां तक बात हो गई। इसके बाद और एग्जाम्पल देखो हीट, सन से हीट आ रही है, जो हीट हमें फील हो रही है, हमारी स्किन, अभी देखो गर्मियां आ रही है, समर्स आ रहे हैं, समर के अंदर क्या होगा, आप जब बाहर धूप में निकल जा रहे हैं तो आपको बहुत ज्यादा हीट फील होती है, आपकी स्किन को इरिटेशन होता है। वो जो हीट यानी कि वो जो हॉटनेस है जो आपको फील हो रही है दैट इज अ नॉन मैटर थिंग, ठीक है। तो हीट भी नॉन मैटर की कैटेगरी में आएगा। टेम्परेचर को हम डेफिनेशन कैसे दे सकते हैं, टेम्परेचर इज अ डिग्री ऑफ हॉटनेस, कितना हॉटनेस है, हम किसी बॉटल को छूते हैं, अगर टच करते हैं, अगर वो हॉट उसमें वाटर फिल्ड है तो आपको हॉट फील होता है, ठीक है। अगर आप किसी कोल्ड चीज को फील करते हो, कोल्ड चीज को टच करते हो तो आपको कोल्ड यानी कि आपको कूलिंग फील होती है। तो जो टेम्परेचर है दैट इज ऑल्सो अ नॉन मैटर। नेक्स्ट, फीलिंग्स, आई फील गुड, आई फील बैड, आई फील सैड, ठीक है। तो बहुत सारी फीलिंग्स होती हैं, जो हमारी फीलिंग्स है, जो हम फील कर रहे हैं वो भी एक नॉन मैटर थिंग है, ओके। तो नॉन मैटर है। इसके बाद हमारे थॉट्स, में क्या सोच रही हूँ, मेरे अंदर क्या थॉट्स चल रहे हैं, इट मे बी सम पॉजिटिव थॉट्स, इट मे बी सम नेगेटिव थॉट्स, तो आवर थॉट्स आर आल्सो अ नॉन मैटर। नेक्स्ट हम बात कर सकते हैं लव, अफेक्शन। आप अपनी फैमिली को बहुत ज्यादा लव करते हैं, आप उनके बिना नहीं रह सकते, आपकी फैमिली के लिए आपके अंदर बहुत ही ज्यादा अफेक्शन या लव है, वो भी आपकी एक फीलिंग है, ठीक है। सो जितनी भी हमारी फीलिंग्स हैं वो सब नॉन मैटर है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हम वेव्स की बात कर रहे हैं, साउंड वेव्स की बात कर सकते हैं या कोई भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की बात करते हैं। तो जो वेव्स हैं वो वेव्स नॉन मैटर हैं, ठीक है। वो
अलग बात है कि किसी पार्टिकल के थ्रू, अगर मैं सिर्फ साउंड की बात करूं तो वो एक नॉन मैटर है, वो सिर्फ एक रेडिएशन है, रेज है, और उनमें कोई भी मास नहीं होता, वो स्पेस ऑक्यूपाई नहीं करते हैं, कोई वो नहीं शो करते हैं ये सब चीजें। तो वेव्स भी कुछ कैटेगरी ऐसी होती है वेव्स की, रेडिएशन जो होती है वो सब क्या होंगी, नॉन मैटर। ठीक है, तो आई थिंक आप लोगों को मैटर और नॉन मैटर में जो मेन डिफरेंस है वो क्लियर होगा। ओके, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है फिजिकल नेचर ऑफ मैटर। अब मैटर जो भी सब्सटेंस है, मतलब एनीथिंग व्हिच ऑक्यूपाई स्पेस, हैव सम मास एंड ऑफर सम रेजिस्टेंस, वो जो भी चीजें हैं उनकी क्या फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स है। द फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक इज मैटर इज नॉन कंटिन्यूअस और पार्टिकुलेट इन नेचर। ठीक है, अब देखो कैसे। फॉर एग्जाम्पल आई हैव अ मार्कर, आपको अगर मैं ये देखूं तो ये एक मैटर है, ठीक है, बिकॉज इसमें क्या है, स्पेस ऑक्यूपाई करता है, कुछ मास है, इट ऑफर सम रेजिस्टेंस। ठीक है, तो जो मैटर है वो नॉन कंटिन्यूअस है। ये कैसे, आपको दिख रहा होगा कि इट इज द ओनली वन मार्कर एंड इट इज हैविंग अ वेरी स्मूथ सरफेस एंड वेरी क्लीन सरफेस, बट एक्चुअली में इट इज मेड अप ऑफ स्मॉल 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 पार्टिकल्स। और स्मॉल स्मॉल पार्टिकल्स है मतलब उन पार्टिकल्स के बीच में गैप भी होगा, यानी कि छोटी छोटी चीजों से मिलकर के ये बना है, तो ये कंटिन्यूअस नहीं है। जैसा मुझे दिख रहा है कि इट इज हैविंग अ वेरी स्मूथ सरफेस, बिकॉज मैं माइक्रोस्कोपिक वे में छोटे छोटे आइटम नहीं देख पा रही हूँ, इसलिए मुझे स्मूथ लग रहा है, बट एक्चुअली इट इज मेड अप ऑफ स्मॉल स्मॉल टाइनी टाइनी पार्टिकल्स। तो यानी कि अगर कोई चीज पार्टिकुलेटेड नेचर है, वो चीज स्मूथ हमें दिख रही है, फॉर एग्जांपल मैं आपको बताती हूँ, कोई चीज है वो एक्चुअली में आपको स्मूथ दिख रही है, ठीक है, बट वो स्मूथ नहीं है, वो बहुत ही छोटे 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 पार्टिकल से मिलकर के बनी हुई है, इतने टाइनी पार्टिकल कि शायद हम उन्हें नेकेड आई से देख भी नहीं पाते, यानी कि छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बना है, तो उनकी सरफेस क्या होगी, नॉन कंटिन्यूअस, वो स्मूथ नहीं है। तो मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स, यानी कि पार्टिकुलेट मतलब आप इस टर्म को ऐसे बोल सकते हैं, इट इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स। ठीक है, सो इट इज नॉन कंटिन्यूअस। सेकेंड कैरेक्टरिस्टिक इसका फिजिकल नेचर है, पार्टिकल्स आर कॉन्स्टेंटली मूविंग। अब जो भी पार्टिकल्स है, मुझे दिख रहा है कि मार्कर मूव नहीं कर रहा, राइट, बिकॉज इट इज अ सॉलिड। ठीक है, तो बट एक्चुअली में इसके पार्टिकल्स के अंदर जो भी पार्टिकल्स है वो हल्का कम मूव कर रहे होंगे, बट दे आर मूविंग। या मैं बात करूं, इस रूम के अंदर एयर है और मैं एयर को, मतलब एयर में से ऑक्सीजन ले रही हूँ, एयर कंटिन्यूअसली मूव कर रही है, वो एक जगह रुकी हुई नहीं है। हमें लग रहा है कि बहुत ज्यादा अच्छी विंड यहाँ नहीं आ रही है, बट एक्चुअली में जो एयर के पार्टिकल है वो रुके हुए नहीं है, दे आर कॉन्स्टेंटली मूविंग। थर्ड फिजिकल नेचर इज पार्टिकल्स क्या है, मैंने बोला मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स, पार्टिकल्स आर एक्चुअली टाइनी एटम्स और मॉलिक्यूल्स। ठीक है, तो पार्टिकल्स का टर्म है, पार्टिकल्स क्या है, दीज आर दी एटम्स और मॉलिक्यूल्स। ठीक है, तो हम एक एग्जांपल फोर्थ कैरेक्टरिस्टिक और देख लीजिए कि जो पार्टिकल्स है वो कितने पार्टिकल्स, जैसे हम बोले कि इट इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स, दिस मार्कर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स, कितने, मिलियंस ऑफ टाइनी पार्टिकल्स, बहुत सारे टाइनी 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 पार्टिकल्स या फिर मॉलिक्यूल या एटम से मिलकर के ये बने होते हैं। ठीक है, यहां पर एक एग्जांपल देखिए, फॉर एग्जाम्पल देयर इज अ बीकर विच इज फिल्ड विद वाटर। ठीक है, हमें तो दिख रहा है कि बीकर में सिर्फ वाटर है, बट एक्चुअली में वाटर इज नॉट कंटिन्यूअस, इट इज मेड अप ऑफ मिलियंस ऑफ टाइनी पार्टिकल्स। ठीक है, सेकेंड, दीज पार्टिकल्स आर कॉन्स्टेंटली मूविंग, हमें दिख रहा है कि बीकर में वाटर जो है वो बिल्कुल मूव नहीं कर रहा, पर अगर हम देखें बहुत स्मॉल लेवल पे जाके देखें तो वो पार्टिकल्स हल्का 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 हल्का, क्योंकि लिक्विड है तो गैसेस से तो कम ही मूव करेंगे, बट दे आर कॉन्स्टेंटली मूविंग। जैसे मैंने आपको बोला ये सॉलिड है, मुझे लग रहा है इसके अंदर पार्टिकल्स मूव नहीं कर रहे हैं, बट एक्चुअली दे आर मूविंग, राइट। और हम ये बोल सकते हैं कि ये जो पार्टिकल्स हैं, अब ये थर्ड अपन कैरेक्टरिस्टिक इस पर देखें कि दीज आर एटम्स और मॉलिक्यूल, तो आपको ये पता है कि जो वाटर है H2O, इस तरीके के बहुत सारे मॉलिक्यूल्स इसके अंदर मूव कर रहे हैं, देखो दीज आर दी H2O मॉलिक्यूल्स, तो बहुत सारे H2O मॉलिक्यूल से ये मिलकर के बना हुआ है, और कितने, मिलियंस ऑफ टाइनी मॉलिक्यूल से मिलकर बना है। तो आई थिंक आपको क्लियर होगा कि हमें जो मैटर दिख रहा है एक्चुअली ये हमें कंटिन्यूअस यानी कि स्मूथ दिख रहा है, बट एक्चुअली इट इज नॉट कंटिन्यूअस, इट इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स। क्लियर है, देखो छोटे छोटे पार्टिकल्स दिख रहे हैं आपको। सेकेंड, दे आर कॉन्स्टेंटली मूविंग, पार्टिकल्स कभी भी रेस्ट में नहीं जाएंगे, वो हमेशा मूव करते रहेंगे। थर्ड वन इज
these are the atoms और molecules. तो डेफिनेटली ये वाटर मॉलिक्यूल्स का फॉर्म जो स्ट्रक्चर होता है वो H2O की फॉर्म में बहुत सारे मॉलिक्यूल्स हैं. एंड देखो these are made up of millions of tiny particles. हम अगर देखें वन बीकर में तो millions of tiny particles इसके अंदर प्रेजेंट होंगे. क्लियर है? मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड. अब हम देख लेंगे कि जो पार्टिकल्स हैं किसी भी मैटर के हैं वो क्या क्या करने वाले हैं. अब पार्टिकल्स अगर हमने बोला पार्टिकल्स दैट मींस कोई चीज पार्टिकल है तो पार्टिकल इस तरीके से जुड़े हुए होंगे तो डेफिनेटली उनके बीच में कुछ एम्प्टी स्पेस होगी. ठीक है, ये दिख रही है आपको यहाँ पर ये एम्प्टी स्पेस है. दिस इज द एम्प्टी स्पेस. तो ये तो हो गया आपके पास पार्टिकल और इनके बीच में स्पेस है. ठीक है, शायद थोड़ा ठीक से बना देती हूं. अगर हम किसी भी चीज की बात करें, फॉर एग्जांपल हम एक सॉलिड की बात करें तो उसमें इस तरीके से पार्टिकल्स हैं. ठीक है, तो पार्टिकल्स जो हैं ये दीज आर दी पार्टिकल्स ऑफ अ मैटर एंड दे आर हैविंग सम स्पेस बिटवीन देम. अगर हम पार्टिकल की बात करेंगे तो उनके बीच में स्पेस होंगे. वो अलग बात है कि किसी में ज्यादा स्पेस होंगे, किसी में कम स्पेस होंगे. सेकेंड, दे आर एक्सट्रीमली स्मॉल इन साइज. इतने स्मॉल है कि हम उसे नेकेड आई से नहीं देख पा रहे. आप देख सकते हैं कि मैं जो मार्कर की बात कर रही हूँ हमें नहीं दिख रहा है, या आपके पास जो कॉपी है, आपके पास जो पेन है, जो नोटबुक है, या आप जिस स्क्रीन पर देख रहे हैं वो सब छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बनी हुई है जो आपको नहीं दिख रहे हैं नेकेड आई से, बट एक्चुअली दे आर मेड अप ऑफ एक्सट्रीमली स्मॉल पार्टिकल्स. क्लियर है? नेक्स्ट, जो पार्टिकल्स हैं दे पार्टिकल्स अट्रैक्ट ईच अदर. फॉर एग्जाम्पल मैंने ये बोला कि इट इज दिस मार्कर इज मेड अप ऑफ मिलियंस ऑफ टाइनी पार्टिकल्स. अब मिलियंस ऑफ टाइनी पार्टिकल्स एक साथ कैसे? बिकॉज दे आर हैविंग सम अट्रैक्टिव फोर्स. वो सब एक साथ एक जगह ज्वाइंड है तब वो एक सब्सटेंस का या एक मैटर का फॉर्मेशन कर रहे हैं. तो देयर विल बी अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स. नेक्स्ट, दे आर कंटिन्यूअसली मूविंग. तो ये बात मैंने आपको बता दी है कि दे आर कंटिन्यूअसली मूविंग, चाहे उनकी मोशन कम हो या थोड़ी ज्यादा हो, but they are constantly या continuously moving like this. Look, ठीक है, these are the tiny particles. They are having force of attraction which hold them together. Third one is they are having interparticle spaces. देखो spaces दिख रही है आपको. ठीक है, and they are constantly moving. ठीक है, तो एक्चुअली में ये सिचुएशन होती है जो हमें नेकेड आई से नहीं दिखती है, बट एक्चुअली में मैटर का अगर हम माइक्रोस्कोपिक व्यू देखें तो वो यही आएगा. ठीक है, मूव टू नेक्स्ट स्लाइड. अब हम जितनी भी फिजिकल नेचर हमने बात की थी हम वन बाय वन एक एक को डिस्कस करते हैं. एंड वी हैव टू प्रूव देम, क्योंकि ये बात हमने सिर्फ कही नहीं है, ये हमने एक्टिविटी के थ्रू प्रूव भी करी है. तो हम इस पर बेस्ड कुछ एक्टिविटीज भी देखेंगे कि यस मैटर इज नॉन कंटिन्यूअस और पार्टिकुलेट इन नेचर. तो फर्स्ट वन इज वी विल डिस्कस द मैटर इज नॉन कंटिन्यूअस और पार्टिकुलेट इन नेचर लाइक दिस, कि मैटर जो है वो छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर के बना होता है. पार्टिकल्स एंड मैटर इज मेड ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स, और वो जो उनके बीच में स्पेस होती है दैट स्पेस इज कॉल्ड एज इंटर पार्टिकल स्पेसेस. ठीक है, तो दो मैटर, कोई भी टू या टू और मोर देन मैटर, उनके बीच की जो स्पेस है दिस स्पेस इज कॉल्ड एज इंटर पार्टिकल स्पेसेस. राइट. नेक्स्ट, अगर हम बात करें सॉलिड, लिक्विड और गैस, अगर हम उनको कंपैरेटिवली देखते हैं तो सॉलिड जो है उनके पार्टिकल्स जो है they are closely packed and they are having less interparticle spaces in comparison to liquid. liquids के particles के बीच में थोड़े ज्यादा interparticle spaces होती है, और gases का तो बोले ही क्या, बहुत ज्यादा वहां पर interparticle spaces are very high. यहाँ पर बहुत ज्यादा interparticle spaces होती है. Okay, move to the next point. next point हम ये देख लेते हैं कि हम कैसे प्रूव करें कि मैटर इज पार्टिकुलेट इन नेचर. We can prove with the help of one activity कि yes matter is particulate in nature. तो उसके लिए हमें क्या required है? We have to take salt and water. There are two materials which are required and one beaker also. ठीक है. Second, we have to add salt into water and stir well. Stir मतलब we have to mix them very well. After that, observation हमें क्या देखना है? देखो क्या observation है. Observation जब हमने किया तो हमें no change in volume. ठीक है, इससे हमें क्या कंक्लूजन मिला? चलो हम इस एक्सपेरिमेंट को देख लेते हैं. हमने एक बीकर ले लिया है, बीकर में हमने वाटर फिल कर दिया है एंड देयर इज अ मार्क 50 ml. अगर आप क्लियरली देख पा रहे हैं तो वी हैव टेकन 50 ml वाटर विद द मार्किंग. ठीक है, हमने मार्किंग करके 50 ml वाटर ले लिया. नाउ वी हैव टू ऐड सॉल्ट.
जैसे ही आपने सॉल्ट ऐड किया, सॉल्ट के पार्टिकल्स भी वाटर में गए, राइट। अब सॉल्ट के पार्टिकल वाटर में गए हैं तो क्या होना चाहिए, पहले ऑलरेडी उसमें वाटर फिल था और सॉल्ट के पार्टिकल्स भी आ गए, इसका मतलब उसका वॉल्यूम इंक्रीज हो जाना चाहिए था, ठीक है। हमने मिक्स कर दिया, बट हमने आफ्टर सम टाइम देखा कि उस बीकर में सॉल्ट भी आ गया और वाटर भी आ गया, स्टिल इट इज हैविंग वॉल्यूम 50 ml, ठीक है ना। यहां पर नो चेंज इन वॉल्यूम। अब जब साइंटिस्ट लोगों ने ये एक्टिविटी या ये प्रैक्टिकल या एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया, दैट टाइम हम क्या इस एक्सपेरिमेंट से हमें क्या समझ में आ रहा है, इस एक्सपेरिमेंट से हम ये प्रूव कर पा रहे हैं क्या कि अगर हम बीकर की बात करें तो बीकर में जो वाटर के पार्टिकल्स थे, इस तरीके से देखो, these are the water particles, they are having a particular volume 50 ml। जैसे ही हमने सॉल्ट के पार्टिकल्स ऐड करे, इसका मतलब कहीं ना कहीं वाटर के पार्टिकल्स के बीच में स्पेसेस रही होंगी और उन इंटर पार्टिकल स्पेसेस में सॉल्ट के पार्टिकल्स जाकर के सेटल हो गए या फिक्स्ड हो गए या उनको वहां पर स्पेस मिल गई। इससे ये प्रूव होता है कि जो मैटर है, यानी कि वाटर अगर कंटिन्यूअस होता और उसमें बिल्कुल भी स्पेसेस नहीं होती, तो जैसे ही आप सॉल्ट ऐड करते वॉल्यूम इंक्रीज हो जाता, राइट। बट यहाँ पर वॉल्यूम इंक्रीज नहीं हो रहा है, वॉल्यूम इंक्रीज नहीं हो रहा है, इट मींस जो मैटर है आपका, यानी कि जो वाटर है वो छोटे छोटे पार्टिकल्स से मिलकर बना है और उनके बीच में स्पेसेस यानी कि गैप्स हैं और उन गैप्स में सॉल्ट के पार्टिकल्स जाकर के सेटल हो गए एंड वो दे फॉर्म अ क्लियर सॉल्यूशन। अब आपको तो दिख रहा है कि एक ही चीज है, बट एक्चुअली में अंदर अगर उसका माइक्रोस्कोपिक व्यू देखेंगे तो अंदर क्या है, अंदर जैसे ये आपको दिख रहा है कि यहाँ तो कोई भी चेंज नहीं आया, पर आपको एक्चुअली में क्या है कि जो वाटर के जो पार्टिकल्स हैं उनके बीच में सॉल्ट के पार्टिकल्स आ गए हैं और इसकी वजह से उन स्पेसेस में ही दोनों सेटल हो गए हैं और वॉल्यूम में कोई चेंज नहीं आया है। तो यहां से ये चीज क्लियर हो गई कि मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स। ये चीज हमने प्रूव कर दी विद द हेल्प ऑफ दिस एक्टिविटी। आई थिंक दिस पार्ट इज क्लियर टू एवरीवन। ओके, नेक्स्ट हम सेकेंड पॉइंट को देख लेते हैं। द सेकेंड पॉइंट इज पार्टिकल्स आर कॉन्स्टेंटली मूविंग। ये बात बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके ऊपर जो एक्सपेरिमेंट किया, जो एक्टिविटी जिसने इसको प्रूव किया है, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि पार्टिकल्स आर कॉन्स्टेंटली मूविंग। दिस इज लाइक दिस, इस तरीके से पार्टिकल्स मूव करें। ये बात किसने बताई थी? द बेस्ट एविडेंस फॉर द existence and movement of particle in the liquid was given by the scientist Robert Brown in 1827। ठीक है, अपने नोट्स में ऐड कर लीजिए। रॉबर्ट ब्राउन इन 1827 उन्होंने क्या किया? उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया। ही सस्पेंडेड एक्सट्रीमली स्मॉल पोलन ग्रेन्स। थोड़ा बहुत आपने बायोलॉजी में पढ़ा होगा पोलन ग्रेन्स, ठीक है। फ्लावर के अंदर जो हम पोलन्स होते हैं, और आपने ये भी पढ़ा होगा कि वो बर्ड्स वगैरह पोलन ग्रेन्स को एक से दूसरी जगह लेके जाते हैं, ठीक है। तो जो पोलन ग्रेन्स है जो कि फ्लावर्स में प्रेजेंट होते हैं, उनको उन्होंने वाटर के साथ मिक्स कर दिया, ठीक है। जब पोलन ग्रेन्स और वाटर दो डिफरेंट मैटर है, दोनों को मिक्स कर दिया, राइट। अब क्या हुआ, उन्होंने इस चीज को देखो माइक्रोस्कोप से देखना पड़ेगा क्योंकि हमें वाटर के पार्टिकल दिखेंगे ही नहीं, इवन माइक्रोस्कोप से भी नहीं दिखेंगे, बट ही कैन सी पोलन ग्रेन्स विद द हेल्प ऑफ माइक्रोस्कोप। सो माइक्रोस्कोप में उन्होंने देखा, ही वाज फाउंडेड दैट द पोलन ग्रेन्स वर मूविंग रैपिडली थ्रू आउट द वाटर इन अ वेरी इरेग्युलर वे, और यू कैन से जिगजैग वे। देखो कैसे उन्होंने क्या किया कि माइक्रोस्कोपिक व्यू इसका ये है, ठीक है। ये तो इसका जूम व्यू है। माइक्रोस्कोपिक व्यू में उनको क्या दिख रहा है कि ये देखो पोलन ग्रेन ऐसे रैंडम मोशन दिखा रहा है। एक रैंडम पोलन ग्रेन क्यों भाग रहा है? अब देखो, जबकि उन्होंने एक ड्रॉप लिया माइक्रोस्कोप के अंदर, और उस ड्रॉप में वाटर की एक ड्रॉप ली जिसमें कुछ पोलन ग्रेन होंगे, ठीक है। जब उन्होंने उसको देखा तो वो तो स्टैटिक व्यू है ना, इसका उनको वो बिल्कुल भी मूवमेंट होता हुआ नहीं दिखना चाहिए, पर जब उन्होंने देखा तो भाई पोलन ग्रेन मूव क्यों कर रहा है, फिर उनको समझ में आया कि शायद वाटर के मॉलिक्यूल उसको मार रहे हैं, यानी कि वाटर के मॉलिक्यूल्स कॉन्स्टेंटली मूव कर रहे हैं। यानी कि देखो वाटर मॉलिक्यूल कॉन्स्टेंटली मूव कर रहे हैं, और मूव कर रहे हैं तो वो क्या हो रहे हैं, पोलन ग्रेन को जाकर के हिट कर रहे हैं, और जिसकी वजह से पोलन ग्रेन भी एक रैंडम मोशन दिखा रहा है। देखो ये पोलन ग्रेन है ब्लू कलर वाला, ये वाटर मॉलिक्यूल है, दे वर कॉन्स्टेंटली मूविंग, ठीक है। तो यहां से उनको ये बात समझ में आ गई कि कोई भी मैटर है उसके पार्टिकल्स कंटिन्यूअसली मूव करते रहते हैं, और वो एक इरेग्युलर वे में मूव कर रहे हैं, एक कोई पर्टिकुलर डायरेक्शन में नहीं कर रहे हैं, कोई जिगजैग वे में वो मूव कर रहे हैं, ठीक है। और इसको अगर हम देखें तो इस प्रोसेस को आप देखो, वो एक रैंडम मूवमेंट दिखा रहे हैं, और रॉबर्ट ब्राउन ने इसके बारे में बताया, ठीक है। अब हमारे पास एक नई टर्म आती है, देखो क्या, दैट टर्म इज कॉल्ड ब्राउनियन मोशन। तो रॉबर्ट ब्राउन ने
जो हमें बताया कि वो जो रैंडम मोशन है उसको हमने बोला ब्राउनियन मोशन। अ जिगजैग मोशन और इन अ वेरी इरेगुलर मोशन, ठीक है, ऑफ पार्टिकल्स इज नोन एज ब्राउनियन मोशन। इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, आप इसकी डेफिनेशन नोट कर लीजिए। इसके ऊपर एक्टिविटी पे क्वेश्चन आता है, रॉबर्ट ब्राउन ने क्या किया, किसके ऊपर एक्सपेरिमेंट किया, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है। तो रॉबर्ट ब्राउन ने ये बात हमको बताई कि जो मैटर के पार्टिकल्स है वो हमेशा रैंडम या जिगजैग मोशन दिखाते हैं। दैट जिगजैग मोशन इज कॉल्ड एज ब्राउनियन मोशन, ठीक है। ये देखिए ब्राउनियन मोशन के ऊपर कभी भी क्वेश्चन आता है तो उसके ऊपर आपको डायग्राम इस तरीके से बनाना है। ये जो ब्लू कलर दिख रहा है वाटर के पार्टिकल्स है, हमें पार्टिकल्स नहीं दिखेंगे बट वाटर के पार्टिकल्स का इफेक्ट पॉलन ग्रेन्स पे बहुत क्लियरली देख सकते हैं कि यहाँ से देखो पॉलन ग्रेन है, उसको वाटर पार्टिकल ने इधर हिट किया तो वो उसका लोकेशन चेंज हुआ, फिर रैंडम उसको हिट कर रहे हैं तो ये पॉलन ग्रेन्स के अलग अलग लोकेशन है। दिस वन इज पॉलन ग्रेन, दिस वन, 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 ठीक है। और ये एरोज इसकी मोशन को बता रहे हैं। तो देयर इज अ रैंडम और जिगजैग मोशन ऑफ पोलन ग्रेन बाय द हिटिंग, बाय द कॉन्स्टेंटली हिटिंग बाय द वाटर पार्टिकल, ठीक है। तो इसका मतलब जो पार्टिकल्स है वो कॉन्स्टेंटली मूव कर रहे हैं, ठीक है। सो अगर हम फैक्टर्स देखें, व्हाट आर द फैक्टर्स व्हिच अफेक्ट द ब्राउनियन मोशन, द फर्स्ट फैक्टर इज इफ टेम्परेचर इंक्रीजेस ब्राउनियन मोशन आल्सो इंक्रीजेस। देखो क्या हो रहा है कि इतना तो आप सब जानते हैं कि कोई भी पार्टिकल अगर मूव कर रहा है तो इट मींस वहां एनर्जी का रोल है, ठीक है। अगर वाटर के पार्टिकल कॉन्स्टेंटली मूव कर रहे हैं इसका मतलब वाटर के पार्टिकल्स के पास कुछ एनर्जी होगी, ठीक है। अगर हम एक नॉर्मल एनर्जी यानी कि नॉर्मल की बात, नॉर्मल टेम्परेचर की बात करें तो वाटर की पार्टिकल्स की जो नॉर्मल एनर्जी है एट दैट टेम्परेचर वो होगी। इफ यू इंक्रीज द टेम्परेचर, अगर आप किसी चीज का टेम्परेचर इंक्रीज करते हो तो उस सब्सटेंस की काइनेटिक एनर्जी भी इंक्रीज होती है और टेम्परेचर इंक्रीज होने से उसकी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगी और काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगी तो उसका मोशन इंक्रीज होगा। अगर आपको एकदम पॉपकॉर्न का एग्जांपल दे देती हूँ कि अगर आपने हॉट पैन के अंदर पॉपकॉर्न बनाने के लिए तो पॉपकॉर्न हाई एनर्जी पे क्या करते हैं, उछलते हैं, पॉप करते हैं, आपने पॉपकॉर्न मशीन देखी होगी, ठीक है। तो टेम्परेचर जैसे जैसे मॉलिक्यूल का इंक्रीज होगा काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल इंक्रीज होगी और ब्राउनियन मोशन इंक्रीज हो जाएगा। तो ब्राउनियन मोशन पे दो मेन फैक्टर काम करते हैं, टेम्परेचर एंड सेकंड काइनेटिक एनर्जी। वो तो इनडायरेक्टली अगर आप टेम्परेचर इंक्रीज करोगे तो काइनेटिक एनर्जी भी इंक्रीज होगी। सो दिस इज अबाउट द ब्राउनियन मोशन, ठीक है। अगर हम कंपेयर करें सॉलिड, लिक्विड और गैस में तो ये आपको अच्छे से पता है कि गैसेस के पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी बहुत ज्यादा होती है, दे मूव वेरी फास्ट बिकॉज दे आर हैविंग हाई काइनेटिक एनर्जी, दे आर हैविंग हाई ब्राउनियन मोशन। सो दिस इज द ऑर्डर, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सॉलिड, सॉलिड से ज्यादा ब्राउनियन मोशन लिक्विड की होगी और उससे ज्यादा गैस की होगी बिकॉज गैसेस पार्टिकल्स हैव स्ट्रॉन्ग यानी कि हाई एनर्जी, ओके। तो आई थिंक ये बात ब्राउनियन मोशन की आप लोगों को क्लियर होगी। देखो अब देखो अगर हम ब्राउनियन मोशन का एक व्यू देखें, अगर एक व्यू देखें तो हमें इस तरीके से गैसेस के पार्टिकल्स दिखेंगे नहीं बट एक्चुअली में दे आर मूविंग रैंडमली, किसी भी डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। और यहाँ आप क्लियर देख पा रहे होंगे ये पार्टिकल जो ब्लू कलर का पार्टिकल है वो एक जगह पर, जैसे दूसरे पार्टिकल जा करके उसको कॉन्स्टेंटली हिट कर रहे हैं उसकी भी पोजीशन डिस्प्लेस हो रही है। तो एक पार्टिकल दूसरे पार्टिकल को हिट भी कर रहा है क्योंकि वो रैंडम मोशन कर रहा है। जब सब रैंडम मोशन करेंगे तो वो आपस में कॉलिजन भी करेंगे, टकराएंगे भी और एनर्जी एक से दूसरे पे जाएगी भी, सही। सो दिस इज अ बेस्ट एग्जांपल ऑफ ब्राउनियन मोशन, जहां आप ये बोल सकते हैं कि आप क्या बोल सकते हैं ब्राउनियन मोशन के लिए, जैसे कि आपने बोला कि परफ्यूम पार्टिकल्स, अगर मैं यहाँ परफ्यूम स्प्रे करती हूँ तो उस एंड पर जाकर के किसी को परफ्यूम की स्मेल आ जाती है। रीजन क्या है, परफ्यूम के पार्टिकल्स को कौन कॉन्स्टेंटली हिट कर रहा है, एयर के पार्टिकल्स। एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे कि फर्स्ट एग्जाम्पल इज व्हेन अ लाइट रे एंटर्स इन अ डार्क रूम, सेकेंड movement of perfume particles in the air and third one is mixing of ink into the water। देखो सबसे पहली बात कि किसी डार्क रूम में लाइट रे एंटर हो रही है, आप अपनी डेली लाइफ में देख सकते हैं ये एग्जांपल कि जब कोई डार्क रूम है और आपने लाइट रे एंटर होती हुई देखी होगी तो आपने देखा होगा कि जो लाइट रे आती है उसके अंदर छोटे 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 डस्ट पार्टिकल्स रैंडम मूवमेंट करते हुए दिखते हैं। नहीं है तो आप देख लेना, ठीक है। तो जब भी कोई लाइट रे या नाइट के टाइम अगर आप रात को कार की हेडलाइट्स ऑन करते हो तो सामने आपको बहुत सारे छोटे 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 इंसेक्ट्स या फिर
जो डस्ट पार्टिकल्स है वो ऐसे मूव करते हुए दिख रहे होंगे, तो वो जो रैंडम मोशन है वो ब्राउनियन मोशन है। ठीक है, तो जब डार्क रूम में लाइट रे एंटर होती है या कभी अंधेरे में आपने कार की हेडलाइट्स ऑन करी, तब भी आप ब्राउनियन मोशन का एग्जांपल देख सकते हैं। ठीक है, सेकंड, अगर आप परफ्यूम के पार्टिकल्स देख तो नहीं पाएंगे, बट आप समझ सकते हैं कि परफ्यूम अगर यहाँ स्प्रे हुआ है और रूम के उस एंड तक उसकी फ्रेग्रेंस या स्मेल आ रही है, इसका मतलब क्या है कि वो पार्टिकल्स, एयर के पार्टिकल्स उसे कॉन्स्टेंटली मूव करके यानी कि हिट करते 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 रैंडम मोशन यानी कि ब्राउनियन मोशन करते हुए एक एंड से दूसरे एंड पर जा सकता है। ठीक है, थर्ड, अगर आपने वाटर का एक बीकर फिल कर लो, ये तो ये एक्सपेरिमेंट आप खुद कर सकते हैं कि आप एक बीकर ले लीजिए, वाटरप्रूफ इंक मत लीजिएगा, आपने बीकर ले लिया है और उसमें 1 ड्रॉप ऑफ इंक डाल दिया है, आपको वाटर को बिल्कुल उनको मिक्स नहीं करना है, उसको छोड़ देना है। यू कैन सी आफ्टर सम टाइम जो इंक है वो नेचुरली ही पूरे उसके वाटर के अंदर मिक्स हो जाएगी और कंप्लीटली पूरा बीकर या पूरा ग्लास कलरफुल हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर आपने तो कोई मूवमेंट नहीं दिखाया, बट वाटर के मॉलिक्यूल कॉन्स्टेंटली मूव कर रहे हैं, वो जिगजैग मोशन दिखा करके इंक के पार्टिकल्स को हिट करते जा रहे हैं और धीरे धीरे इंक पूरे वाटर में मिक्स होती जा रही है। यहाँ देखो, हमने वाटर को बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं किया है, इंक अपने आप वाटर के पार्टिकल्स के हिटिंग के कारण कंटिन्यूअसली पूरा सॉल्यूशन आपका कलर्ड हो जाएगा। सो दीज आर दी एग्जांपल्स ऑफ ब्राउनियन मोशन। ओके, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो आपकी प्रॉपर्टी थी, थर्ड इज पार्टिकल्स आर एटम्स और मॉलिक्यूल। जो हम बोलते हैं कि मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स, वो एक्चुअली में छोटे छोटे एटम्स या मॉलिक्यूल्स होते हैं। एग्जाम्पल के केस में हम देख सकते हैं, जो अभी आपको थोड़ी देर पहले मैंने बताया था कि देखो, अगर आपने एक बीकर है जो कि फिल्ड विद द वाटर, उसके अंदर जो वाटर मॉलिक्यूल्स है वो छोटे 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 H2O मॉलिक्यूल से मिलकर के ये बना हुआ है। तो बहुत सारे H2O मॉलिक्यूल्स हैं, आप देख सकते हैं ये। ठीक है, तो इट इज मेड अप ऑफ मॉलिक्यूल्स। या फिर अगर हम किसी आयरन नेल को हैमर से हिट कर रहे हैं, तो ये तो एक लिक्विड का एग्जांपल था, ये एक सॉलिड का एग्जांपल है। जो वुड है या वुड के ऊपर आपने आयरन नेल से हिट कर रहे हो, तो वुड है या आयरन नेल है, वो सब एक्चुअली में उसका अगर आप माइक्रोस्कोपिक व्यू देखोगे तो इस तरीके से छोटे छोटे पार्टिकल्स के कॉम्पैक्ट पैकिंग से बना हुआ है। वो कोई एक कंटिन्यूअस नहीं है, और मैटर छोटे 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 पार्टिकल्स हो सकते हैं, वो आइदर एटम हो सकते हैं या फिर वो मॉलिक्यूल हो सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज मैटर इज मेड अप ऑफ मिलियंस ऑफ टाइनी पार्टिकल्स। ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है क्योंकि इसकी एक्टिविटी भी काफी इंटरेस्टिंग है और इस पर क्वेश्चन भी बनते हैं कि जो पार्टिकल्स है वो कितने हैं। मिलियंस ऑफ टाइनी पार्टिकल्स है। हमें कैसे पता मिलियंस ऑफ टाइनी पार्टिकल्स है? लेट्स सी, क्या कि जो भी मैटर है, अब उसके पार्टिकल्स को हम माइक्रोस्कोप से तो नहीं देख पा रहे हैं। ठीक है, जैसे मैंने आपको ये बोला कि इसके अंदर पार्टिकल्स है, आपने मेरी बात को मान लिया। क्यों? क्योंकि माइक्रोस्कोप में जाकर देखोगे तो भी आपको टाइनी पार्टिकल्स नहीं दिखेंगे। आप कैसे प्रूव करोगे कि वो टाइनी पार्टिकल से मिलकर बना है? तो मैटर इज मेड अप ऑफ टाइनी पार्टिकल्स, दीज आर टर्म्ड एज एटम व्हिच कैन नॉट इवन बी सीन बाय नॉर्मल माइक्रोस्कोप। जो भी नॉर्मल विजिबल लाइट माइक्रोस्कोप है उससे आप नहीं देख सकते हैं। ठीक है, तो अगर हम बात करें, जैसे कि आप खेलने जाते, क्रिकेट बॉल है, क्रिकेट बॉल के अंदर छोटे छोटे पार्टिकल्स है, पर आप अपनी नेकेड आई से उन्हें नहीं देख पाते, इवन माइक्रोस्कोप से भी नहीं देख पाओगे। ठीक है, या आप जो वाटर ले लें, एक ग्लास में वाटर ले लें, वो भी छोटे छोटे पार्टिकल से मिलके बना हुआ है, देखो इस तरीके से। ठीक है, तो हम ये प्रूव नहीं कर सकते। अब ये बोल सकती हूँ कि अगर आपने वाटर ले लिया तो 1 टेबलस्पून वाटर के अंदर 600 बिलियन ट्रिलियन मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर हो सकते हैं। इतने सारे मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं। ठीक है, क्या है? 1 टेबलस्पून ऑफ वाटर कंटेन अबाउट 600 बिलियन ट्रिलियन मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर, राइट? अब आप कहोगे मैम आप बोल रहे हो, हमें प्रूव करके दिखाइए। ठीक है, अब यही चीज कि इसमें इतने पार्टिकल्स में बोल रही हूँ, एक्चुअली में कोई भी मैटर बहुत सारे टाइनी पार्टिकल से मिलकर बना है या नहीं, ये बात हम कैसे प्रूव करेंगे? चलो लेट्स सी द एक्टिविटी। In this activity, we need potassium permanganate and water beaker and a test tube. Potassium permanganate is KMnO4. Potassium permanganate, ठीक है? It is a solid substance, ठीक है? और we have to take 2 to 3 crystals of potassium permanganate and dissolve in the 100 ml of water. ठीक है? 100 ml वाटर में हमने उसे डिसॉल्व कर दिया। पोटेशियम परमैंगनेट एक्चुअली में हमको थोड़ा सा डार्क पर्पल कलर का दिखता है सॉलिड स्टेट में। व्हेन वी डिसॉल्व इन द वाटर, अगर हम सबसे पहले डिसॉल्व करेंगे तो ये थोड़ा डीप पर्पल या डीप पिंक कलर का सॉल्यूशन बनाएगा।
ठीक है। अगर हम इसे बहुत कम पार्टिकल लेंगे तो लाइट पिंक हो जाएगा, ठीक है। हमें क्या करना है, ओनली 2 to 3 क्रिस्टल्स, बहुत कम 2 या 3 क्रिस्टल ले लेना है और हमें उसे 100 ml वाटर में डिसॉल्व कर देना है, ठीक है। अब डिसॉल्व करके सॉल्यूशन बना लिया, उस 100 ml में से वी हैव टू टेक आउट 10 ml ऑफ दिस सॉल्यूशन एंड पुट इनटू द अनदर 90 ml ऑफ वाटर, मतलब थोड़ा सा लेकर के 90 ml में डाला। ये चीज हमें बार बार रिपीट कर रहा है, फिर देखते हैं क्या चेंज होता है, देखते हैं, ठीक है। ये देखो पोटेशियम परमैंगनेट का क्रिस्टल इस तरीके का दिखता है, ठीक है। इनका थोड़ा डार्क पर्पल कलर है, आप एक देखेंगे तो आपको दिखेगा, अभी तो आपको ये ब्लैकिश ही दिख रहा होगा, अगर बल्क में दिखोगे तो आपको कलर ब्लैक डार्क दिखता है, ठीक है। अब हमने इसे लेकर के वाटर में डाला, तो देखो जब वाटर में जाता है तो देखो इतना ब्यूटीफुली इसका कलर आता है कि ये डीप पिंक कलर देता है, इस तरीके से इसका कलर अपीयर होता है, ठीक है। ये आपने डाला, जब बल्क में दिखेगा तो डार्क डीप पिंक या वॉयलेट दिखने लग जाएगा, थोड़ा सा लाइट होते होते आपको पिंक शेड दिखने लग जाएगा। तो हमने क्या किया, 2 to 3 क्रिस्टल लिए और बीकर में डाल दिया, राइट, 100 ml। आगे बढ़ते हैं। अब क्या हुआ, हमने देखा कि जब हमने बार बार डाइल्यूशन किया तो कलर क्या हो रहा है, धीरे धीरे फेड हो जा रहा है, ठीक है। ये एग्जाम्पल आप कैसे कर सकते हैं, इसका मैं आपको बताऊंगी, आप अपने घर में कैसे कर सकते हैं। देखो इस एक्सपेरिमेंट से क्या शो हो रहा है, देखो हम पहले देख लेते कि हमने किया क्या। हमने लिया 100 ml, उसमें 2 to 3 क्रिस्टल ऑफ KMnO4 डाल दिया। KMnO4 डालते ही देखो इसका कलर अच्छा सा डार्क पिंक आया। हमने इसमें से 10 ml सॉल्यूशन निकाला, ओनली 10 ml निकाला डार्क पिंक वाला, और एक फ्रेश बीकर जिसमें 90 ml वाटर फ्रेश था, कलरलेस था, कोई कलर नहीं था, उसमें डाला। तो क्या होगा, थोड़ा सा कलर फेड होगा, क्योंकि आपने क्या कर दिया, एक्चुअली में इसको केमिस्ट्री में बोलते हैं डाइल्यूशन, ठीक है। आपने इसमें से 10 ml निकाल के दूसरे बीकर में डाला, थोड़ा सा कलर लाइट हो गया, फिर इसमें से 10 ml निकाल करके फिर से फ्रेश बीकर में डाला, फिर से और लाइट हो गया। तो जैसे जैसे आप बार बार इसको 10 ml निकाल करके डाइल्यूट करते जा रहे हो, फिर भी क्या दिख रहा है, कलर पिंक आ रहा है, स्टिल इट इज पिंक इन कलर। तो क्या हो रहा है कि इसका मतलब जो 2 to 3 पार्टिकल्स थे, 2 to 3 क्रिस्टल आपने लिए थे KMnO4 के, वो दिखने में 2 to 3 थे, पर उसके अंदर मिलियंस ऑफ टाइनी पार्टिकल्स है जो फर्दर पिंक कलर अभी भी दिए जा रहे हैं, ठीक है। एक्चुअली में कैसा दिखता है वो मैं दिखा देती हूँ आपको, देखो एक्चुअली में क्या दिख रहा है आपको, देखो यहाँ पर कितना एकदम डार्क पिंक है, हम डाइल्यूट करते जा रहे हैं, पिंक कलर धीरे धीरे फेड तो हो रहा है, पर स्टिल यहाँ पर भी ये पिंक कलर का है। इसका मतलब वो जो पार्टिकल्स थे उसके अंदर मिलियंस ऑफ टाइनी पार्टिकल हैं जो धीरे धीरे कलर तो दे रहे हैं, ठीक है। तो फाइनली हम इससे ये कंक्लूजन निकाल रख सकते हैं, देखो कंक्लूजन क्या है, दैट जस्ट अ फ्यू क्रिस्टल्स ऑफ KMnO4 कैन कलर द लार्ज वॉल्यूम ऑफ वाटर। देखो आपने कितना सारा फ्रेश वाटर ले लिया है, 90 यहाँ लिया है, 90 यहाँ लिया है, 90 यहाँ लिया, तो आपने इतने सारे फ्रेश वाटर में थोड़ा थोड़ा मिलाया है, फिर भी कलर आ रहा है। दैट मीन्स it means the crystal of KMnO4 is made up of millions of tiny particles. They keep dividing themselves into the smaller particles. ठीक है, तो आपको समझ में आ गया है, ये चीज आप अपने घर पे भी कर सकते हो। आप यू कैन टेक इंडिगो नील, जो कपड़ों को कलर करने के लिए, व्हाइट कपड़ों को करने के लिए यूज आती है, ठीक है। आप 2 to 3 ड्रॉप्स एक बीकर में लीजिए, फिर उसका फर्दर डाइल्यूशन करते जाइए, वो फिर भी थोड़ा थोड़ा कलर देगा, ठीक है। तो हम किसी भी मैटर की बात करें तो मैटर इज मेड अप ऑफ बिलियंस ऑफ टाइनी पार्टिकल्स। आई होप दिस एक्टिविटी आपको विल बी क्लियर टू यू। अब हम इस पर एक क्वेश्चन कर लेते हैं, देखिए द क्वेश्चन इज द क्वांटिटी ऑफ मैटर प्रेजेंट इन एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड इट्स ए वेट, बी वॉल्यूम, सी मास एंड डी इज डेंसिटी। जल्दी से क्वेश्चन को कर दीजिए। आई थिंक आप लोगों ने क्वेश्चन कर लिया होगा। इस क्वेश्चन के अंदर अगर हम किसी भी मैटर की बात करें, क्वांटिटी, तो मैटर के अंदर क्या होता है, मैटर जो है इट इज एनीथिंग विच ऑक्यूपाई स्पेस। स्पेस मतलब इसके अंदर वॉल्यूम हो, इसके अंदर एक मास हो, ठीक है। तो जो भी क्वांटिटी मैटर के अंदर प्रेजेंट है हम बोलेंगे वो उसका मास है। सो करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज सी, राइट। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आप कीजिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ मैटर, A is air, B is feeling of cold, C is dust and D is none of these। ठीक है, जल्दी से क्वेश्चन को सॉल्व कर लीजिए पॉज करके। आई थिंक आपने क्वेश्चन सॉल्व कर लिया होगा। नॉन मैटर चीजें क्या थी, ठीक है। तो जो मैटर होता है उसमें क्या था, मैटर के जो भी मैटर जो है
anything which occupies space, मतलब it has some volume, some mass and it offers some resistance. ठीक है, ये सब्सटेंस मैटर है. अगर कोई चीज नॉन मैटर है, अगर हमें क्वेश्चन में पूछा है कौन सा चीज है जो नॉन मैटर है, नॉन मैटर कोई चीज होगी तो ना तो उसका वॉल्यूम होगा, मास होगा, ये कैरेक्टरिस्टिक्स किसी भी नॉन मैटर में प्रेजेंट नहीं होंगे. तो यहां पर हम देख लेंगे एयर, एयर के अंदर तो मास होता है, वॉल्यूम होता है, रेजिस्टेंस ऑफर करता है. फीलिंग्स, तो नॉन मैटर के एग्जांपल्स थे क्या, हमारी फीलिंग्स. ठीक है, फीलिंग ऑफ कोल्ड, डस्ट एंड दी नन ऑफ दीज. तो डस्ट भी क्या है, सैंड या मिट्टी या डस्ट जो है वो पार्टिकल्स होते हैं, छोटे 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 छोटे. यानी कि फीलिंग जो है, हमारी फीलिंग्स जो भी होती है वो नॉन मैटर है. मैंने और एग्जांपल बताए थे, हीट बताया था आपको, टेम्परेचर बताया था, स्मेल बताया था. ठीक है, इसी के साथ आपको वेव्स बताई थी. ये सब नॉन मैटर के एग्जांपल्स हैं. तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा क्या, बी, फीलिंग ऑफ कोल्ड. क्लियर है, आगे बढ़ते हैं. अब हमारे पास एक नई टर्म आ गई है, दैट इज कॉल्ड डिफ्यूजन. डिफ्यूजन एक टर्म आ गई है. डिफ्यूजन के अंदर क्या हो रहा है, डिफ्यूजन को हम डेफिनेशन दे सकते हैं. डिफ्यूजन इज intermixing of different kind of particles. तो एक टर्म आ रही है आपके पास इंटरमिक्सिंग. जैसे मैंने यहां पर इंटरमिक्सिंग डिफरेंट काइंड ऑफ पार्टिकल्स, कैसे एग्जांपल है, इस रूम में एयर है, मैंने परफ्यूम के पार्टिकल्स स्प्रे कर दिए. अब मैंने परफ्यूम स्प्रे किया तो यहां पर क्या हो रहा है, थोड़ी देर बाद आप देखते हैं परफ्यूम पार्टिकल्स गॉट मिक्स्ड विद एयर पार्टिकल्स. तो वहां क्या हो रहा है, दो डिफरेंट डिफरेंट पार्टिकल्स की इंटरमिक्सिंग हो रही है. राइट, तो हम ये एक एग्जांपल दे सकते हैं. दूसरा, अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि आपने एक बीकर विच इज फिल्ड विद द वाटर, उसमें 1 ड्रॉप ऑफ इंक डाल दी है. आपने उसे डिस्टर्ब नहीं किया, नेचुरली आप देखेंगे आफ्टर सम टाइम वो इंक पूरे ही वाटर को कलरफुल कर देती है. दैट मींस इंक के पार्टिकल्स इंटरमिक्स हो गए किसके साथ, वाटर के पार्टिकल्स के साथ. राइट, तो इंक पार्टिकल्स एंड वाटर पार्टिकल्स आर डिफरेंट काइंड ऑफ मैटर. ठीक है, डिफरेंट काइंड ऑफ मैटर या डिफरेंट काइंड ऑफ पार्टिकल्स, उनकी इंटरमिक्सिंग हो चुकी है. सो इंटरमिक्सिंग ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ पार्टिकल्स आर नोन एज डिफ्यूजन. ठीक है, जैसे हम एक एग्जांपल देख लेते हैं डिफ्यूजन का, कि अगर हम सी में देखें तो वहां डिफरेंट काइंड ऑफ फिशेस आपस में इंटरमिक्स हो जा रही है. ऐसा नहीं है कि भाई हम नीमो नीमो एक तरफ है, डोरी डोरी एक तरफ है. ठीक है, ये नीमो है ना. ठीक है, नीमो 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 एक साइड हो गए और डोरी डोरी वाली टीम एक साइड हो गई, तो ऐसा तो नहीं हो सकता है. ठीक है, तो वहां पर क्या होता है, डिफरेंट काइंड ऑफ मैटर हम बोले, यानी कि डिफरेंट काइंड ऑफ, देखो आपको अलग अलग कलर्स की फिशेस आपस में इंटरमिक्स हो रही है. दिस इज अ बेस्ट एग्जांपल ऑफ डिफ्यूजन. ठीक है, डिफ्यूजन मतलब इंटरमिक्सिंग ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ पार्टिकल्स. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. डिफ्यूजन पे पढ़ते हुए, डिफ्यूजन काफी इंपॉर्टेंट है, इस पर अच्छे अच्छे क्वेश्चंस आते हैं. देखो यहां पर देख लो डिफ्यूजन का एग्जांपल, कि आपने देयर इज अ बीकर या देयर इज अ कंटेनर विच कंटेनिंग अ डिफरेंट काइंड ऑफ मैटर, यानी कि कोई गैस यहां पर है और बाहर एयर है. जैसे ही आपने उसका कैप ओपन किया, नेचुरली ये वाले जो ग्रीन कलर के पार्टिकल्स है, दे गॉट इंटरमिक्स्ड विद द ब्लू पार्टिकल्स. दिस इज अ प्रोसेस कॉल्ड एज इंटरमिक्सिंग, और इंटरमिक्सिंग डिफरेंट काइंड ऑफ मैटर इज कॉल्ड एज अ डिफ्यूजन. राइट, देखो, so finally we can define intermixing of particles of two or more different type of matter is called as diffusion. ठीक है, this phenomena. अब यहाँ पर diffusion कहाँ होगा, अब देखो यहाँ सवाल ये आ रहा है कि यही पार्टिकल डिफ्यूज क्यों हो रहे हैं, वो वाले अंदर क्यों नहीं आ रहे. ठीक है, अब सवाल तो ये होगा ना कि भाई यहाँ पर आपने जो डिफ्यूजन किया है वो हमेशा क्या होगा, डिफ्यूजन अकर फ्रॉम द हायर कॉन्सेंट्रेशन टू द लोअर कॉन्सेंट्रेशन. कॉन्सेंट्रेशन का मतलब देखो ये परफ्यूम के पार्टिकल्स है. ठीक है, इसके अंदर जो ये कंटेनर है, इसके अंदर बहुत सारे पार्टिकल्स, यानी कि इसकी पार्टिकल्स की कॉन्सेंट्रेशन हाई है, बाहर कम है. तो अपने आप ही क्या हो रहा है कि कोई भी सब्सटेंस, ये मतलब एक फ्लो ऑफ नेचर है, हम नेचर की बात कर सकते हैं, ये एक नेचर की बनाया हुआ सिस्टम है कि हमेशा
फ्लो हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ होगा, तो यहाँ पर हायर कॉन्सेंट्रेशन है वो अपने आप लोअर की तरफ होगा। या फिर अगर मैंने यहाँ परफ्यूम स्प्रे किया है तो यहाँ पर मेरे अराउंड परफ्यूम पार्टिकल्स की कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है, अपने आप वो उधर जाएगा जिधर कम परफ्यूम के पार्टिकल्स होंगे, तो नेचुरली फ्लो होगा फ्रॉम हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन। ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन में आता है कि जब भी डिफ्यूजन होगा फ्लो हमेशा हमेशा हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन होगा। ठीक है, नेक्स्ट, व्हाट आर द फैक्टर्स व्हिच अफेक्ट द डिफ्यूजन? फर्स्ट फैक्टर, अब देखो डिफ्यूजन हो क्यों रहा है, ठीक है, हो क्यों रहा है? आपको मैंने बताया था कि पार्टिकल्स कॉन्स्टेंटली मूव करते हैं और रैंडमली ब्राउनियन मोशन करते हैं। तो जब पार्टिकल्स क्या हो रहे हैं, रैंडमली ब्राउनियन मोशन करते 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 कहां पहुंच गए, एक दूसरे से मिक्स हो गए और डिफ्यूजन हो गया। ठीक है, तो जो चीज ब्राउनियन मोशन को कंट्रोल कर रही है वही आपके डिफ्यूजन को भी कंट्रोल कर रही है। ब्राउनियन मोशन के फैक्टर्स मैंने आपको क्या पढ़ाए थे, मैंने आपको बताया था टेम्परेचर एंड काइनेटिक एनर्जी आर द फैक्टर्स फॉर द ब्राउनियन मोशन। ठीक है, तो यहाँ भी डिफ्यूजन को कौन से फैक्टर अफेक्ट कर रहे हैं? पहला कर रहा है टेम्परेचर। ठीक है, अगर टेम्परेचर ज्यादा होगा तो पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगी, दे गॉट इंटरमिक्स्ड या दे गॉट डिफ्यूज। ठीक है, सेकंड वही आ गई काइनेटिक एनर्जी, अगर काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगी तो डिफ्यूजन ज्यादा होगा। तीसरा बहुत बहुत इंपॉर्टेंट जो एनटीएससी में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में भी आया है, मेन फैक्टर विच अफेक्ट द रेट ऑफ डिफ्यूजन, अगर हम गैसेस के कंपैरिजन में बात करें तो इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द मॉलिक्यूलर मास। ठीक है, अगर हम गैसेस को कंपेयर करें तो गैसेस के मॉलिक्यूलर मास से ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। अगर गैस का मॉलिक्यूलर मास हाई है तो उसका डिफ्यूजन लो होगा। ठीक है, ये बात आपको समझ में आ गई होगी, नोट कर लीजिए इसको जल्दी से। अब आपको मैं बता देती हूं कि हम कैसे प्रूव करेंगे कि जब गैसेस का मॉलिक्यूलर मास ज्यादा हो तो डिफ्यूजन स्लो होता है। ठीक है, देखो, और उसके साथ ही मैं सारे फैक्टर्स को वन बाय वन डिस्कस करूंगी। पहला फैक्टर था टेम्परेचर, तो अगर आप देखो कि कोल्ड है, कोल्ड के पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी लो है, उनका मूवमेंट स्लो है तो उनका डिफ्यूजन भी स्लो होगा। अगर पार्टिकल्स हॉट हैं यानी कि दे हैव हाई काइनेटिक एनर्जी एंड दे मूव वेरी फास्ट, सो डिफ्यूजन विल आल्सो वेरी फास्ट। ठीक है, सेकेंड हम बात करें काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी सॉलिड, लिक्विड और गैस को हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। सॉलिड के पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी लो होती है, लिक्विड के पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी सॉलिड के कंपैरिजन में ज्यादा होती है, एंड गैसेस मॉलिक्यूल्स हैव वेरी हाई काइनेटिक एनर्जी। तो जितनी ज्यादा काइनेटिक एनर्जी होगी द रेट ऑफ डिफ्यूजन विल बी वेरी वेरी फास्ट। ठीक है, तो देयर आर टू फैक्टर्स। अब आपके पास टाइम आ चुका है जब मैं आपको थर्ड फैक्टर बताऊं। दैट फैक्टर इज वेरी वेरी इंटरेस्टिंग एंड वेरी इंपॉर्टेंट। Third one is rate of diffusion is inversely proportional to the molecular mass of gas. ठीक है, अब देखते हैं molecular mass, mass, ठीक है, mass की बात करें भाई, जो भारी होगा, सीधी सी बात है, जो भारी होगा वो स्लो डिफ्यूज करेगा। एक एग्जांपल ले लेते हैं, एक भारी और हल्के लोगों के बीच में। ठीक है, तो हम एक रेस कराने वाले हैं और रेस होने वाली है एक एलिफेंट और एक जीब्रा की, राइट? तो अब देखें, आप खुद बता सकते हैं इस रेस में कौन फर्स्ट आने वाला है, कौन फर्स्ट आने वाला है। चलो रेस करवाते हैं, राइट? रेडी, रेडी, गेट सेट गो। रेस हो रही है, रेस हो रही है, कम ऑन कम ऑन कम ऑन कम ऑन। डेफिनेटली कौन आया? वन मोर टाइम, चलो वन मोर टाइम, गेट सेट एंड गो। देखो कौन फर्स्ट आया? जिसका मास कम है, जिसका मास कम है वो फास्ट मूव कर रहा है, जिसका मास ज्यादा है वो स्लो मूव कर रहा है। देख लो बार बार, देखो एलिफेंट इज हैविंग हाई मास सो इट मूव वेरी स्लोली। जिसका मास हाई है वो स्लो मूव करेगा, यू कैन सी। ठीक है, इसका मतलब गैसेस के केस में भी यही होगा कि अगर गैसेस का मॉलिक्यूलर मास ज्यादा है तो डिफ्यूजन स्लो होगा। ठीक है, आप बहुत क्लियरली देख सकते हैं कि इफ गैसेस हैव हाई मॉलिक्यूलर मास, मूवमेंट विल बी स्लो एंड डिफ्यूजन विल आल्सो वेरी स्लो। ठीक है, तो आई होप ये वाला पॉइंट सबको क्लियर होगा। इस पर मैं आपको एक क्वेश्चन बता देती हूं, देखो कैसे। फॉर एग्जाम्पल मैं आपसे पूछती हूं कि H2 and O2 which gas will diffuse very fast।
अब यहाँ पर आपको थोड़ा सा दिक्कत आएगी कि शायद आपको मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट करने नहीं आ रहे होंगे, तो मैं आपको बता देती हूँ क्या होता है। मॉलिक्यूलर मास के लिए आपको थोड़े से पीरियोडिक टेबल की जरूरत है। पीरियोडिक टेबल में आप एटॉमिक मासेस लर्न कर लीजिए। जब आप एटॉमिक मासेस लर्न कर लेंगे तो आसानी से कर पाएंगे। हाइड्रोजन इज हैविंग एटॉमिक मास 1, ऑक्सीजन इज हैविंग एटॉमिक मास 16। तो अगर मैं हाइड्रोजन गैस की बात करूं तो कितने हाइड्रोजन एटम दिख रहे हैं? 2। तो इट इज हैविंग मॉलिक्यूलर मास 1 + 1। हाइड्रोजन का मॉलिक्यूलर मास कितना हो गया? 1 + 1 = 2। ठीक है, तो मॉलिक्यूलर मास ऑफ हाइड्रोजन इज 2, व्हाइल ऑक्सीजन का हम मॉलिक्यूलर मास निकाल लेते हैं। ऑक्सीजन में 1 एटम इज हैविंग मास 16, सो देयर आर 2 एटम्स, 16 + 16 दैट इज 32। अब मुझे बताओ किसका मॉलिक्यूलर मास ज्यादा है? विच वन इज हैवियर? O2 इज हैवियर, सो डिफ्यूजन, तो रेट ऑफ डिफ्यूजन क्या होगा? किसका ज्यादा होगा? H2 will diffuse very fast in comparison to the oxygen। ठीक है, तो सबको समझ में आ गया। रेट ऑफ डिफ्यूजन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द मॉलिक्यूलर मास। आप यहाँ पर बहुत क्लियर देख सकते हैं कि जिसका मास ज्यादा है दैट मींस एलिफेंट वो स्लो मूव कर रहा है, जिसका मास कम है वो फास्ट मूव कर रहा है। जो फास्ट मूव करेगा उसका डिफ्यूजन भी फास्ट होगा। विद एन एग्जांपल H2 and O2 को कंपेयर करें। हाइड्रोजन इज हैविंग मॉलिक्यूलर मास 2, ऑक्सीजन इज हैविंग मॉलिक्यूलर मास 32। हाइड्रोजन विल डिफ्यूज वेरी फास्ट इन कंपैरिजन टू द ऑक्सीजन। अब यहाँ पर आपको मॉलिक्यूलर मासेस लर्न करने की जरूरत पड़ेगी, वो धीरे धीरे आपको आ जाएगा। राइट, ओके, मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। डिफ्यूजन के एग्जाम्पल्स देख लेते हैं कि हम डेली लाइफ में डिफ्यूजन कहाँ देख रहे हैं। एक एग्जाम्पल जो मैंने आपको बार बार दिया है, क्या? मिक्सिंग ऑफ परफ्यूम पार्टिकल्स विद द एयर। जब हम परफ्यूम को स्प्रे करते हैं तो परफ्यूम के पार्टिकल्स नेचुरली मूव करते हैं और उनका मूवमेंट अपने आप एयर के साथ दे गॉट मिक्स्ड। ठीक है, सेकेंड एग्जाम्पल मिक्सिंग ऑफ इंक विद द वाटर। हम अगर वाटर का एक बीकर ले लेते हैं, विदाउट डिस्टर्बिंग हम एक ड्रॉप ऑफ इंक डालते हैं तो नेचुरली इंक के पार्टिकल्स वाटर के पार्टिकल्स के साथ मिक्स होते हैं। दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ डिफ्यूजन। नेक्स्ट, इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन। हाँ, ये तो अपना लेटेस्ट एग्जाम्पल है कि पॉल्यूशन, जितनी भी इंडस्ट्रीज है वो इतना सारा पॉल्यूटेड एयर एटमॉस्फेयर में छोड़ रही है जो नेचुरली एयर के साथ मिक्स होकर के डिफ्यूज होकर के पूरी एयर को पॉल्यूट कर रहा है। ठीक है, नेक्स्ट, फोर्सेस। अब हमने बोला था कि पार्टिकल्स हैं, डिफ्यूजन हो गया, मैटर इज मेड अप ऑफ स्मॉल टाइनी पार्टिकल्स, दे आर हैविंग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। हमने ये भी बात करी थी कि पार्टिकल्स एक दूसरे के साथ क्यों हैं? बिकॉज दे आर हैविंग फोर्सेस। कौन से फोर्सेस हैं उनके बारे में हम बात कर लेते हैं। तो पार्टिकल्स के बीच में जो फोर्सेस हैं दे आर ऑफ 2 टाइप्स। वन इज द कोहेसिव फोर्स एंड सेकेंड वन, अब कोहेसिव फोर्स क्या है? देखो आपको यहाँ कुछ एग्जाम्पल दिख रहा होगा, 2 कैट हैं, सेम है और दोनों के बीच में एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, दोनों की दोस्ती है। ठीक है, सेकेंड यानी कि हम बोल सकते हैं कि कोहेसिव फोर्स इज अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स ऑफ सेम सब्सटेंस। सेम चीजों के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है उसे हम बोलेंगे कोहेसिव फोर्स। एग्जांपल जैसे वाटर की बात करें तो वाटर के जितने भी पार्टिकल्स है उनके बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज एन एग्जांपल ऑफ कोहेसिव फोर्स। सेकेंड, मर्क्यूरी के जो पार्टिकल्स हैं सारे पार्टिकल्स सेम हैं और दे आर हैविंग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, दैट इज कॉल्ड कोहेसिव फोर्स। सो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ कोहेसिव फोर्स जहां सेम पार्टिकल्स के बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। सेकेंड वन इज एडहेसिव फोर्स, जहां 2 डिफरेंट लोगों के बीच की दोस्ती है। ठीक है, हमने देख लिया यहाँ पर एक कैट है, यहाँ पर एक डॉग है और इन दोनों के बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, यानी कि हम वी कैन डिफाइन एडहेसिव फोर्स एज अ force of attraction between the particles of different substances। different kind of matter ले लेंगे, उनके बीच का force of attraction cohesive हो। जैसे salt is dissolved in the water, when you dissolve salt in the water तो salt और water के particles के बीच का force of attraction देखिए कैसा होता है। तो cohesive force, adhesive force। cohesive सेम लोगों के बीच का force of attraction है, adhesive force different particles के बीच का force of attraction है। क्लियर है? नेक्स्ट एग्जाम्पल, एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछती हूं, व्हाई। देखो आपने देखा होगा मर्करी यूज्ड इन द थर्मामीटर्स। हम जब थर्मामीटर, किसी को फीवर हो जाता है तो हम चेक करने के लिए थर्मामीटर यूज करते हैं, या फिर लेबोरेटरी में एक्सपेरिमेंटल पर्पस के लिए भी हम मर्करी थर्मामीटर्स यूज करते हैं। तो मेरा सवाल है कि व्हाई मर्करी इज यूज्ड इन द थर्मामीटर्स। ठीक है,
क्या आपके पास इसका कोई जवाब है? ठीक है, चलो देखते हैं क्यों। देखो, मरकरी को हम थर्मामीटर में यूज करते हैं। एक बहुत अच्छी चीज जो आपने नहीं देखी है वो मैं बता देती हूँ कि अगर मरकरी इज अ लिक्विड, मरकरी इज द ओनली मेटल विच एग्जिस्ट एज अ लिक्विड, इतना तो आपको पता है। अगर हम मरकरी को एक कंटेनर में छोड़ते हैं तो आपको क्या दिख रहा है? मरकरी के पार्टिकल एक दूसरे से चिपक जा रहे हैं। वो अगर इसकी जगह हम वाटर को डालेंगे तो वाटर का अलग रहेगा, वाटर के पार्टिकल ग्लास पे स्टिक हो जाएंगे, ठीक है। बट मरकरी के पार्टिकल स्टिक नहीं हो रहे, वो आपस में एक दूसरे से देखो अट्रैक्ट हो रहे हैं और आपस में वो एक बिग ड्रॉप बना रहे हैं। सारी ड्रॉप्स कंबाइन होकर एक बिग ड्रॉप बना रही है, ठीक है। वन मोर एक कंपैरिजन दिखा देती हूँ मैं आपको वाटर और मरकरी के बारे में, जो आपको आगे की क्लासेस में यानी कि सीनियर क्लासेस में बहुत ज्यादा काम आने वाला है। क्या? फिजिक्स में आपको मेनिस्कस सिखाते हैं, फिजिक्स में आपको मेनिस्कस सिखाते हैं कैसे कि अगर आप वाटर को लेते हैं तो कभी भी वाटर को कहीं भी फिल करो उसमें इस तरीके से मेनिस्कस दिखता है, ठीक है। कि आपको वाटर में इस तरीके से मेनिस्कस दिखता है, ये देखो वाटर की सरफेस इस तरीके से दिखती है, ऐसे कॉनकेव, ठीक है। बट अगर आपने मरकरी को किसी टेस्ट ट्यूब में फिल किया है तो इसका मेनिस्कस आपको कन्वेक्स मेनिस्कस मिलता है, ठीक है। तो ये कई सारे कारण हैं। जो सवाल मैं आपसे पूछना चाह रही हूँ कि व्हाई मरकरी यूज्ड इन थर्मामीटर्स, या मेरा सवाल है व्हाई मरकरी ड्रॉप्स जॉइंड विद ईच अदर टू फॉर्म अ बिग ड्रॉप, या फिर मैं पूछ सकती हूँ आपसे क्यों मरकरी का मेनिस्कस कन्वेक्स मेनिस्कस होता है, ठीक है। इन सभी सवालों का एक ही जवाब है, क्या? This one means it is having cohesive forces. Mercury particles are having strong cohesive forces. ठीक है। अब सबसे बड़ा सवाल जो क्लास 9th में एनटीएससी में पूछा जा सकता है, थर्मामीटर से मरकरी को क्यों यूज किया जाता है? देखो, थर्मामीटर में आप मरकरी को यूज कर रहे हो, जैसे ही टेम्परेचर बढ़ रहा है मरकरी का लेवल इंक्रीज हो रहा है। आफ्टर सम टाइम जैसे नॉर्मल टेम्परेचर पे आएगा मरकरी का लेवल डिक्रीज होगा ना। मरकरी का क्या टेंडेंसी है? सिर्फ सेम के बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। ग्लास और मरकरी के पार्टिकल्स आपस में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं है। मरकरी डू नॉट स्टिक ऑन द ग्लास, इसका आंसर यही है। बिकॉज ऑफ द स्ट्रॉन्ग कोहेसिव फोर्स मरकरी यानी कि Hg डू नॉट स्टिक ऑन द ग्लास, ठीक है। ये एग्जाम्पल आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे ग्लास पे मरकरी स्टिक ही नहीं कर रही है। अगर मरकरी ग्लास पर स्टिक हो जाती, अगर मरकरी ग्लास पर स्टिक हो जाती तो कुछ मरकरी पार्टिकल ऊपर चले जाते या नीचे चिपके रह जाते, तो फिर आपको जो रीडिंग मिल रही है वो गलत मिलती, ठीक है। अगर मैं इसी की जगह अगर वाटर फिल कर दूं तो कुछ वाटर के पार्टिकल्स इस ग्लास पर स्टिक रह जाते हैं। अब कुछ पार्टिकल ऊपर स्टिक है, कुछ पार्टिकल नीचे स्टिक है, तो आपका जो रीडिंग बता रहा है वो तो गलत हो गई, ठीक है। तो मरकरी ग्लास पर स्टिक नहीं करती है, इसीलिए हम मरकरी को थर्मामीटर में यूज करते हैं, हमें रीडिंग एग्जैक्ट मिलती है, राइट। या फिर हम मेनिस्कस की बात करें तो मरकरी के पार्टिकल्स के बीच में स्ट्रॉन्ग कोहेसिव फोर्स है, आपको एरो नीचे की तरफ दिख रहा होगा, स्ट्रॉन्ग कोहेसिव फोर्सेस है, इसीलिए उसकी सरफेस आपको इस तरीके से कॉन्वेक्स मिल जाती है, जबकि वाटर के पार्टिकल्स का ग्लास के साथ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, इसलिए इसका मेनिस्कस आपको कॉनकेव मिल जाता है, ठीक है। तो ये चीज सबको समझ में आ गई होगी। मरकरी इज यूज्ड इन द थर्मामीटर बिकॉज ऑफ strong cohesive forces between the mercury particles and it do not stick on the glass. क्लियर है? नेक्स्ट हमारे पास टर्म आ रही है रिजिड एंड फ्लूइड, ठीक है। वैसे तो नाम से समझ में आ रहा होगा, रिजिड यानी कि द प्रॉपर्टी ऑफ अनबैंडिंग। रिजिड मतलब कोई चीज एकदम बैंड नहीं हो सकती, जैसे मैं इसकी बात करूं, ठीक है, मैं ज्यादा फोर्स लगाऊंगी तो टूट जाएगा, बट इट इज रिजिड, ठीक है, इट इज रिजिड। जबकि वाटर या गैसेस की बात करें वो फ्लूइड है, वो उनके अंदर इतनी हार्डनेस या रिजिडनेस नहीं है, तो रिजिड मींस अनबैंडिंग और इनफ्लेक्सिबल सब्सटेंस, ठीक है। मेन एग्जांपल आपको पता ही है कि जैसे हम बात करें आयरन नेल को आपने किसी हैमर से हिट किया, हैमर से हिट करके इतना फोर्स लगा रहे हो, फिर भी आपकी आयरन नेल क्या है? स्टिफ है, हार्ड है, इनफ्लेक्सिबल है, अनबैंडिंग, उसकी अनबैंडिंग है, मतलब वो बैंड नहीं हो रही है। तो दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ रिजिड एंड एग्जांपल्स आर द सॉलिड आर द एग्जांपल्स ऑफ रिजिड। सेकंड, फ्लूइड्स यानी कि प्रॉपर्टी या दीज आर दी सब्सटेंसेस व्हिच हैव टेंडेंसी टू फ्लो कौन करता है? देखो गैसेस कैन फ्लो वेरी इजीली, वेपर्स दिख रही हैं आपको। वाटर की बात करें, वाटर तो है ही फ्लूइड का एग्जांपल कि वाटर भी फ्लो कर सकता है। तो रिजिड एंड फ्लूइड ज्यादा टफ नहीं है, बहुत इजी चीज है। रिजिड ऐसे सब्सटेंस जो बैंड नहीं होते, इनफ्लेक्सिबल होते हैं। फ्लूइड यानी कि विच आर हैविंग प्रॉपर्टी टू फ्लो,
liquids and gases are fluid while solid is an example of rigid substance. Okay, next question पे आ जाते हैं आप. फर्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज और रिजिड. ठीक है, आपके पास सॉलिड, लिक्विड, गैस एंड डी ऑप्शन बोथ बी एंड सी. जल्दी से सॉल्व कर दीजिए. सॉलिड किया होगा आपने, एग्जाम्पल इसका दिया होगा सॉलिड. डेफिनेटली आपके पास इसका आंसर आ गया होगा ए, क्योंकि हमने बोला था रिजिड. रिजिड मतलब आप बोल सकते हैं कोई चीज हार्ड है, इनफ्लेक्सिबल है, या फिर जो अनबेंडिंग जिसकी है. ठीक है, तो रिजिड का एग्जाम्पल अगर अपन देखें तो जितने भी सॉलिड्स हैं वो रिजिड का एग्जाम्पल हैं. ठीक है, तो solids are the example of rigid. So correct answer for this question is A. Okay, move to the next question. Next question is which of the following is or fluid. कौन fluid है? तो बहुत आसानी से इसका आंसर दे सकते हो. जल्दी से करो इसका आंसर. तो आंसर सबका आ गया होगा. आंसर करेक्ट है. देखो जल्दी जल्दी में कुछ बच्चों ने गलतियां भी की होगी. देखो मैं क्या बताती हूँ. इसका आंसर होगा डी, क्योंकि हमने फ्लूइड की बात करी है. फ्लूइड मीन्स प्रॉपर्टी टू फ्लो. फ्लो करने की प्रॉपर्टी है. इसके एग्जाम्पल में कौन आएगा? लिक्विड्स कैन फ्लो एज वेल एज गैसेस, दे कैन ऑल्सो फ्लो. तो जब आप क्वेश्चन करते हैं तो बच्चों ने क्या करा होगा? ए पढ़ा होगा, बी पढ़ा होगा, बट आपको चारों ऑप्शन पढ़ना है क्योंकि बी भी सही है, सी भी सही है. इसलिए करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका डी. आंसर इज डी. बोथ बी एंड सी, लिक्विड्स एंड गैसेस आर द फ्लूइड्स. तो कभी भी एग्जाम में जल्दी करके केवल बी ऑप्शन भी कुछ बच्चे जल्दी जल्दी में करके आते हैं क्योंकि वो सी और डी को देखते ही नहीं है. तो आपको अच्छे से क्वेश्चन को करना है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ रिजिड सब्सटेंस. तो रिजिड मैंने आपको बता दिया. जल्दी से सॉल्व कर दीजिए क्वेश्चन को. देखो आपने इसे सॉल्व कर लिया होगा. रिजिड क्या थे आपके पास? रिजिड्स के मेन एग्जाम्पल आ जाएंगे सॉलिड्स. जितने भी सॉलिड सब्सटेंस है वो सब रिजिड हैं. तो यहां देख लेते हैं कौन सॉलिड है. कौन सॉलिड है? यानी कि जो भी बैंड नहीं हो सकते या इनफ्लेक्सिबल सब्सटेंस हो, वो सब रिजिड के एग्जाम्पल है. अब देखो वाटर की बात करें तो वाटर तो बिल्कुल भी रिजिड नहीं है. उसमें कोई हार्डनेस नहीं है. मिल्क में भी नहीं है, वाटर भी नहीं है, मिल्क भी नहीं है. यस, आयरन रॉड इज रिजिड. देखो मैंने बोला था सॉलिड रिजिड होते हैं. ठीक है, अब यहाँ पर आयरन रॉड और कॉटन दोनों ही सॉलिड की कैटेगरी में आ रहे हैं. बट कॉटन जो है वो सॉफ्ट होती है, उसमें वो हार्डनेस या अनबेंडिंग या इनफ्लेक्सिबिलिटी नहीं है. उसके अंदर वो फ्लेक्सिबल है. कॉटन फ्लेक्सिबल है. आप कॉटन को फोल्ड कर सकते हैं, उसको बैंड कर सकते हैं. सो इसका आंसर हो जाएगा सी. सो सी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, आयरन रॉड, क्योंकि कॉटन भी आप फोल्ड कर सकते हैं या फ्लेक्सिबल है. नेक्स्ट, Which of the following will diffuse very fast? तो जल्दी से आपको वो एग्जाम्पल याद हो गया होगा जहां पर एलिफेंट और जेब्रा ने दौड़ लगाई थी. तो जल्दी से उसको देखो और कौन फास्ट डिफ्यूजन करेगा. तो इसका आंसर आपने दिया होगा. डिफ्यूज कौन करेगा? जिसके अंदर काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगी. तो रेट ऑफ डिफ्यूजन ठीक है ज्यादा होगी. मतलब रेट ऑफ डिफ्यूजन विल बी हाई इफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल्स विल बी हाई. तो जिसकी काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगी उसकी ही रेट ऑफ डिफ्यूजन ज्यादा होगी. अगर हम काइनेटिक एनर्जी देखें, काइनेटिक एनर्जी का ऑर्डर देखें तो सॉलिड के पार्टिकल से ज्यादा काइनेटिक एनर्जी होगी लिक्विड्स की और उससे ज्यादा काइनेटिक एनर्जी होगी गैसेस की. ठीक है, तो हम यहां पर ये बोल सकते हैं कि जो काइनेटिक एनर्जी का ऑर्डर ये होगा और साथ ही साथ रेट ऑफ डिफ्यूजन का ऑर्डर भी यही होगा. तो रेट ऑफ डिफ्यूजन भी कंपेयर करें तो जो काइनेटिक एनर्जी जिसके ज्यादा है ऑब्वियसली उसका रेट ऑफ डिफ्यूजन ज्यादा है. दैट मींस गैसेस जो है वो सबसे फास्ट डिफ्यूज करेगी. तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी. देखो लिक्विड्स भी करेंगे पर आपसे पूछा है वेरी फास्ट, तो सबसे ज्यादा फास्ट में आंसर डी नहीं होगा, बी एंड सी. आंसर होगा सी, क्योंकि गैसेस सबसे ज्यादा फास्ट डिफ्यूजन करेगी बिकॉज गैसेस पार्टिकल्स हैव वेरी हाई काइनेटिक एनर्जी. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग गैस विल डिफ्यूज वेरी फास्ट. फिर से बोल रही हूँ
कि वापस से डिफ्यूजन के एग्जाम्पल को वैसे ही करें जो आपने रेस करवाई थी एलिफेंट और जेब्रा की। जल्दी से देखो, मासेस निकालने, सॉल्व करो जल्दी से। देखो आपने सॉल्व कर लिया होगा। इसके अंदर क्या है कि आपको अलग अलग गैसेस दी हुई है। सबसे पहले आपको गैसेस के फॉर्मूलाज पता होना चाहिए। ऑक्सीजन इज O2, नाइट्रोजन इज N2, हाइड्रोजन इज H2 एंड कार्बन डाइऑक्साइड इज हैविंग फॉर्मूला CO2। ठीक है, नाउ यू हैव टू कैलकुलेट द मॉलिक्यूलर मासेस, बिकॉज आपको यहाँ पर क्या पूछा है, विच ऑफ द गैस विल डिफ्यूज वेरी फास्ट। तो आपको यह एक रिलेशन पता होना चाहिए कि रेट ऑफ डिफ्यूजन is inversely proportional to the molecular mass। मॉलिक्यूलर मास के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। जल्दी से इनका मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट कर दीजिए। ऑक्सीजन का एटॉमिक मास है 16, तो 2 ऑक्सीजन एटम, दैट मींस इट इज हैविंग मॉलिक्यूलर मास 32। नाइट्रोजन जो है उसका एटॉमिक मास है 14, तो 2 एटम्स यानी कि 14 प्लस 14 दैट मींस 28। दिस इज द मॉलिक्यूलर मास। ठीक है, हाइड्रोजन 1 प्लस 1 दैट मींस 2। CO2 की बात करें, कार्बन इज हैविंग मास 12, 2 ऑक्सीजन एटम है, एक ऑक्सीजन एटम का मास 16 यानी कि 16 प्लस 16 यानी कि 44। तो दीज आर दी मासेस। अब आपको क्या देखना है, सबसे फास्ट कौन डिफ्यूज करेगा। तो इन सबका रेट ऑफ डिफ्यूजन देख लेते हैं। तो जिसका मास ज्यादा है वो लेस डिफ्यूज होगा, यानी कि CO2 सबसे स्लो डिफ्यूजन करेगा। CO2 के बाद कौन है, O2, उससे थोड़ा सा फास्ट होगा। देन उसके बाद N2 का मॉलिक्यूलर मास O2 से कम है यानी कि N2। इसके बाद नेक्स्ट जो है वो N2 जाएगा, वेट N2, और सबसे फास्ट सबसे लाइट वेट कौन है, हाइड्रोजन। सो हाइड्रोजन विल डिफ्यूज वेरी फास्ट। द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज C, दैट मींस हाइड्रोजन विल डिफ्यूज वेरी फास्ट। ठीक है, तो अब आप ऐसे क्वेश्चन कर सकते हैं। ऐसे क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर एनटीएससी में आए हैं, तो आप सब लोग मासेस लर्न कर लीजिए, आप ऐसे क्वेश्चन बहुत इजीली कर पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट हैपेंड व्हेन शुगर इज एडेड टू अ बीकर फिल्ड विद द वाटर। जल्दी से सॉल्व कर दीजिए। तो आपने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया होगा, आपको वो एक्टिविटी याद आ गई होगी जो मैंने एक्टिविटी आपसे डिस्कस की थी। वो ये थी कि अगर आपने एक बीकर है विच इज फिल्ड विद द वाटर, आपने और एक डेफिनेट वॉल्यूम उस बीकर में वाटर का फिल किया है। जैसे ही आपने उसके अंदर शुगर पार्टिकल ऐड किए, हमने एक एक्टिविटी देखी थी सॉल्ट प्लस वाटर की, हमने वहां ये प्रूव किया था मैटर इज पार्टिकुलेट इन नेचर। यहां पर क्या होगा, जैसे ही आप दूसरा सॉल्ट या शुगर पार्टिकल या ऐड करेंगे वो इंटर पार्टिकल स्पेसेस में आ जाएगा और वॉल्यूम रिमेन्स सेम। तो आपने वाटर ले लिया था और बाहर से शुगर को ऐड किया था और वॉल्यूम सेम रहा था। इसका मतलब यहां पर मैटर इज पार्टिकुलेट इन नेचर, सो वॉल्यूम इंक्रीज नहीं होगा, वॉल्यूम रिमेन्स सेम। सो करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज बी, वॉल्यूम रिमेन्स सेम। ओके, तो यहां से प्रूव हुआ था क्या कि मैटर इज पार्टिकुलेट इन नेचर। नेक्स्ट, वाटर स्टिक टू द ग्लास ड्यू टू। देखो वाटर और ग्लास का क्वेश्चन है, जल्दी से सॉल्व कर दो। वाटर और ग्लास का क्वेश्चन है, यहां पर वाटर है और इसको ग्लास पर स्टिक करने की बात है। तो दो डिफरेंट काइंड ऑफ मैटर आपस में एक दूसरे से स्टिक कर रहे हैं, यानी कि डिफरेंट काइंड ऑफ मैटर के बीच में कौन सा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, दे आर हैविंग एडहेसिव फोर्स, बिकॉज इट इज अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन डिफरेंट काइंड ऑफ मैटर। तो हम देख लेते हैं ए ऑप्शन क्या, एडहेसिव फोर्स बिटवीन वाटर एंड ग्लास, ये तो सही लग रहा है। फिर भी हमें बाकी ऑप्शन चेक करने हैं। कोहेसिव फोर्स बिटवीन वाटर एंड ग्लास, इट इज रॉन्ग ऑप्शन। कोहेसिव फोर्स बिटवीन वाटर मॉलिक्यूल्स, इट इज रॉन्ग ऑप्शन। एडहेसिव फोर्स बिटवीन वाटर मॉलिक्यूल, सो इट इज अगेन रॉन्ग ऑप्शन। सो करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ए। सो फाइनली हमारा लेक्चर 1 यहाँ पर कंप्लीट हुआ है। आई होप आज के लेक्चर में आपको मजा आया होगा और आने वाले लेक्चर में और भी ज्यादा मजा आने वाला है। सो पहले आपका सबसे इंपॉर्टेंट काम है कि आपके प्रॉपर हैंड रिटन नोट्स होने चाहिए। ओके, उसके बाद आपको दूसरी बात कि आपको जो भी वर्कशीट या होमवर्क दिया जाए उसको प्रॉपरली
सॉल्व करना है। और थर्ड इंपॉर्टेंट चीज कि आज जो भी चीजें, जो भी बातें, जो भी डेरिवेशन मैंने एक्सप्लेन किए हैं, जो भी रिएक्शन या जो भी मैं आगे आपको बताने वाली हूँ, या जो भी थ्योरी मैंने आपसे डिस्कस की है, वो सब प्रॉपरली लर्नड एंड प्रैक्टिस होनी चाहिए। ओके तो धीरे धीरे आपको केमिस्ट्री में बहुत ज्यादा मजा आने वाला है और केमिस्ट्री आपकी फेवरेट हो जाने वाली है। ओके थैंक यू।